नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट मैंने मेरी मातृभाषा जिसको मैंने अच्छे से पढ़ा है उसमें भागवत गीता का एक श्लोक लेकर आया हूँ दोस्तों। वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माम ते संगोत्व कर्मणि। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि आपका कर्म करने का ही आपका सिर्फ कर्म करने का ही एक अधिकार है दोस्तों। आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल तो एक न एक रोज कर्म का जो फल होता है वो ईश्वर या फिर आप जिसको भी मानते हो वो आपको प्रदान करेगा दोस्तों। इस श्लोक से आप अपने जीवन में मोटिवेट रह सकते हो कि इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है, इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है। उसको फल तो जिस दिन उस किसी की मर्जी होगी उसी दिन मिलेगा, लेकिन दोस्तों कर्म का फल अवश्य मिलता है। इतना याद रखना दोस्तों। जो मैंने कल नए वीडियो की एक नई प्रकार से सीरीज स्टार्ट करी थी उसका अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ दोस्तों। राजस्थान के मरुस्थल का पार्ट सेकंड, और उसमें दोस्तों मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ दोस्तों। आपको बताना चाहता हूँ उसके बारे में जो बचा हुआ पार्ट है। कल हमने राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया था दोस्तों, जिनमें हमने कल कल जो पढ़ा था। उसके अलावा राजस्थान की पश्चिमी भाग को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों, दो भागों में हमने बांट लिया था। और 250 जो राजस्थान की पश्चिमी भाग की कितनी कितनी मिलीमीटर की संवर्षा रेखा काटती है दोस्तों। 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा मिमी यानी 250 मिमी। 50 सेंटीमीटर में दोस्तों 250 मिमी होता है। 25 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। उसको अगर मिमी में बदला जाए तो 250 मिमी की संवर्षा रेखा दोस्तों राजस्थान के मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में डिवाइड करती है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा का मापन सेंटीमीटर में होता है, वर्षा का मापन सेंटीमीटर में होता है, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए एक शून्य जोड़ दिया जाता है। उसको मिलीमीटर कहा जाता है सेंटीमीटर को बदलकर। इसलिए इसमें 250 मिमी की संवर्षा रेखा शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो रेतीला मरुस्थल शुष्क मरुस्थल कहलाता है और बांगर मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है दोस्तों। बांगर मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये दो पार्ट होते हैं रेतीले मरुस्थल का। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश है यह रेत के पूर्णतः ढका हुआ होता है दोस्तों। रेत से पूर्णतः ढका हुआ रहता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों मरुस्थल में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रेत नहीं पाई जाती है दोस्तों। जहां पर रेत नहीं पाई जाती, जहां पर प्राचीनतम अवसादी चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। ऐसे ऐसे क्षेत्र राजस्थान में पोकरण रामगढ़ के मध्य स्थित है। पोकरण और रामगढ़ जैसलमेर के बीच में स्थित है दोस्तों। ऐसे क्षेत्र को परतदार चट्टानों में लकड़ी के स्पष्ट अवरोध अवशेष दिखाई देते हैं दोस्तों। जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जैसलमेर का ओकल वुड पोसिल पार्क है दोस्तों। आकल वुड पोसिल पार्क है दोस्तों जैसलमेर का। और इसे जो ये प्रदेश है जो बांगर मरुस्थल अर्धशुष्क प्रदेश है, इसके भी दोस्तों पुनः इसको 4 भागों में बांटा जाता है। जो रेतीला मरुस्थल था 2 भागों में बांट के मैं पढ़ लिया है दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब अर्धशुष्क को भी 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों, और अर्धशुष्क को जो 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों वे भाग है लूनी नदी का निर्मित क्षेत्र, शेखावाटी का प्रदेश, और तीसरा है दोस्तों घग्गर नदी का निर्मित क्षेत्र, और चौथा है नागौर उच्च भूमि दोस्तों। जो पहले नंबर का है दोस्तों
लूनी नदी का द्वारा निर्मित क्षेत्र है, जो कि आपको विदित होगा कि लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो अजमेर से ये निकलने के बाद नागौर में आती है, नागौर से पाली में, और पाली के बाद बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद ये दोस्तों गुजरात चली जाती है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है लूनी नदी बेसिन। जो लूनी नदी का क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र, उसको लूनी नदी बेसिन कहा जाता है। शेखावाटी का क्षेत्र प्रदेश, यहाँ पर बरगहन प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। बरगहन प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। कच्चे पक्के कुओं को यहाँ पर जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जोहड़ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जोहड़ कहा जाता है जो शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुएं होते हैं, उनको जोहड़ कहा जाता है दोस्तों। तीसरा, घग्गर नदी निर्मित मरुस्थल। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मरुस्थल दोस्तों आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलेगा। उसके बाद की बात करूँ तो नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि, यहाँ पर बंजर व रेतीली भूमि सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। बंजर और रेतीली भूमि सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ की भूमि में कृषि उत्पादक कम होता है। इसका प्रमुख कारण दोस्तों यहाँ की मिट्टी है और सोडियम क्लोराइड की है, वहाँ का अधिक होता है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मिलता है दोस्तों इसमें। उसके बाद की बात करूँ तो जो थार का मरुस्थल है, इसमें वर्षा को पानी को भरने के निम्न स्थलाकृतियां बनती है दोस्तों। पानी भरने के लिए निम्न स्थलाकृतियां बनती है दोस्तों। उत्खात भूमि, इसके अलावा बालसन, इसके अलावा पलाया जिसे झील भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा पेडीमेंट एक होता है उत्खात स्थलाकृति, एक होती है दोस्तों बालसन, एक होती है पलाया और एक होती है पेडीमेंट दोस्तों। राजस्थान के थार के मरुस्थल में घास जल खनिज की एक लंबी पट्टी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, जिसे दोस्तों लाटी सीरीज कहा जाता है। राजस्थान नोट लिखा हुआ दोस्तों। राजस्थान के थार के मरुस्थल में घास जल खनिज की एक पट्टी पाई जाती है, पट्टी के रूप में पाई जाती है, जिसे हम दोस्तों लाटी सीरीज कहा जाता है और लाटी सीरीज के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई लगभग 64 किलोमीटर है दोस्तों। आपको पटवार वगैरह में इसकी लंबाई पूछी जा सकती है लाटी सीरीज की, जिसकी लंबाई दोस्तों 64 किलोमीटर है। और ये शायद आपको पता हो, विदित हो, तो हमारी जो रेड क्लिप रेखा है उसके समानांतर फैली हुई है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो लाटी सीरीज में भी क्या होता है दोस्तों, इसमें घास कौन कौन सी मिलेगी आपको, तो इसमें घास की बात करूं दोस्तों तो सीवण, लीलण, धामण, इसके अलावा करड़, इसके अलावा मुराद, इसके अलावा अजान, इसके अलावा घास पाई जाती है दोस्तों। सेवण, लीलण, धामण, इसके अलावा करड़, मुराद और अजान घास पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा बात करूं तो रॉक फास्फेट चूना युक्त चूना सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो उसके बाद में दोस्तों बालू का स्तूपों के बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक होती है दोस्तों। रेत की अधिकता होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा रेत की अधिकता के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर पवन की तीव्र होना भी जरूरी है। इसके अलावा पवन के मार्ग में अवरोध होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बालू का स्तूपों का स्थानांतरण कैसे होता है दोस्तों, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि बालू का स्तूप किस प्रकार परिवर्तित होते हैं दोस्तों। इसको आपको जूम करके दिखा दूं दोस्तों। ये बालू का स्तूप परिवर्तन का एक डायग्राम बताया गया दोस्तों। पंका बालू का स्तूप है, पाइन बालू का स्तूप है, इसके अलावा पुराना बालू का स्तूप है। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं दोस्तों, जिन सिटी वालों नहीं देखा वो देख सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान के थार के मरुस्थल के रेत के टीले के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, ये आप देखिए। यहाँ पर इसके 3 प्रकार बताए दोस्तों। 1979, इसके अलावा 1933 और हैक 1944। इसमें 3 लोगों ने अलग अलग बताया है। मेके ने 1979 में बताया था दोस्तों, मेको ने, और इसने इसके 8 प्रकार बताए थे दोस्तों। और 8 प्रकार है रेखीय पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बरगान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पेराकलिक बालू का स्तूप, इसके अलावा तारा स्तूप बालू का स्तूप, अवरोधी स्तूप, नेटवर्क स्तूप, इसके अलावा शमक्रापिक स्तूप। इसके अलावा एक दूसरा साइंटिफिक हुआ था जिसने चेन गोल्ड उनका नाम है,
1933 में बताया था, और इसने बरगान और सी प्रकार के बालू का स्तूप बताया दोस्तों। इसके अलावा तीसरा था हेक नामक भूगोलवेत्ता था, जिसने 1941 में बताया था। इसने अनुप्रस्थ, पैराक्लिक और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बताया था दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो आगे दोस्तों, आगे ये है कैसे बनते हैं बालू का स्तूप। ये रेत के टीले की पवन वेग की बहाव दिशा के समानांतर बनते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं, रेत के टीले के पवन वेग की बहाव दिशा के समानांतर बनते हैं दोस्तों। रेखीय पवनानुवर्ती अनुदैर्ध्य रेत के टीले कहलाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो आप, पवनानुवर्ती रेत के टीले जो पवन की दिशा के समानांतर बन रहे हैं दोस्तों। इस डायग्राम को जूम करके दिखाऊं आपको तो इसमें रेत रहित बाग होता है और रेत का जमाव होता है दोस्तों, जो आपको चित्र दिख रहा होगा। ये है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। उसके बाद की बात करूं दोस्तों तो उसके बाद में लिखा हुआ है दोस्तों राजस्थान। उसके बाद लिखा हुआ है रेखीय पवनानुवर्ती स्तूपों के समानांतर पवनों वाली हवा को स्तूपों की रेत को उड़ाकर उसे रेत रहित बना दिया जाता है दोस्तों। और जिसमें क्या होता है, घासी के नाम से जानते हैं दोस्तों, और घासी से होकर के ऊँटों की काफिले गुजरते हैं दोस्तों। एक बार और सुन लो, रेखीय पवनानुवर्ती स्तूपों के समानांतर चलने वाली हवा के स्तूपों के रेत को उड़ाकर उसी रेत रहित कर दिया जाता है दोस्तों। और जो रेत रहित बाग होता है उसको घासी के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपने गर्मियों में देखा होगा कि जो जिस साइड से हवा चलती है उस साइड की जो दो लीक होती है कच्चे रास्ते में, उसमें से एक साइड की जो दो लीक बन जाती है दोस्तों, मतलब दो छोटे छोटे रास्ते बन जाते हैं। उनके बीच में एक साइड में जिस साइड पवन चलती है उस साइड से बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, और दूसरी साइड में जाके जमा कर दिया जाता है मिट्टी को, रेतीले बाग को। जिस साइड में वो साफ होती है उस बाग को घासी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ऊँटों के काफिले गुजरते हैं, जहाँ से ऊँटों के काफिले गुजरते हैं दोस्तों, जिसे कारवा मार्ग कहते हैं दोस्तों। कारवा मार्ग भी कहा जाता है। और घासी के अलावा अगला बाग टीले बनते हैं दोस्तों। उनकी आकृति तलवार सदृश होती है दोस्तों। जिसे रेत कटक है सी के अलावा स्तूप के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं तो अनुप्रस्थ टीले जो होते हैं उनकी आकृतियां आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें आपको जूम करके दिखा दूं दोस्तों, एक लाइन लिखी हुई ऊपर, रेत के टीले जो कि प्रज्वलित पवनों की दिशा की समकोण पर बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ या आड़े रेत के टीले कहा जाता है दोस्तों। जो कि आप जूम करके दिखा रहा हूं दोस्तों, ये हैं वो प्रकार के बालू का स्तूप है। उसके बाद की बात करूं तो बरगान क्या होते हैं, जब छोटे छोटे अनेक अनुप्रस्थ रेत के टीले मिलकर एक बड़े रेत के टीले का निर्माण करते हैं तो उसे बरगान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और बरगान को अगर शॉर्ट भाषा में बोलूं तो अर्धचंद्राकार बालू रेत के टीलों को बरगान कहा जाता है दोस्तों। ये जूम करके दिखा दिया दोस्तों आपको बरगान मैंने। ये है बरगान, अर्धचंद्राकार बालू रेत का टीला बरगान कहलाता है दोस्तों। और यही आपके एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो पैराबेलिक और सबकार्पिक एंड अवरोधी 3 प्रकार के बालू का स्तूप बताए हैं इस बुक ने दोस्तों। और इस नोट्सों के हिसाब से वे रेत के टीले जो बड़ी वनस्पति पेड़ों के जाड़ों, पहला पैराबेलिक बालू का स्तूप, वे रेत के टीले जो बड़ी वनस्पति पेड़ों की जड़ों की आड़ से बनते हो, इनका निर्माण हमेशा सर्कलाबंद व नियमित होता है दोस्तों। इसके अलावा इनकी जो स्थलाकृति होती है और महिलाओं के बालों के समान होती है दोस्तों। आपके प्रश्न आ सकता है, ऐसे बालों का स्तूप प्रकार जिनकी आकृति महिलाओं के बालों के समान होती है उन्हें पैराबेलिक बालों का स्तूप कहते हैं दोस्तों। और ये 8 जिलों में फैले हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा सबकार्पिक बालू का स्तूप, ये रेत के टीले की छोटी वनस्पति की आड़ से बनते हैं दोस्तों। ये अनियमित श्रृंखला में देखने को मिलते हैं दोस्तों। घास व झाड़ियों के अवरोध से बनने के कारण इन्हीं नेवखा व लूनेड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। 4 जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो उसके बाद में तीसरा प्रकार अवरोधी बालू का स्तूप, ये रेत के टीले जो पहाड़ियां चट्टानों आदि के अवरोध से बनते हैं दोस्तों। इस रेत के टीलों के ऊपर वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। इस रेत के टीलों को वनस्पति उगने के कारण
जीवाश्म रेत के टीले भी कहते हैं दोस्तों, और इन पहाड़ियों के ऊपर मोटी रेत के टीले बनते हैं दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो ये आ गया मरुस्थल का मैप दोस्तों आपके समक्ष, और इसमें कौन कौन जिले सम्मिलित है एक बार जूम करके दिखाऊं दोस्तों। सबसे ऊपर गंगानगर, श्री गंगानगर, इधर साइड में हनुमानगढ़ आ गया दोस्तों, बीकानेर में, चूरू में, इसके अलावा थोड़ा बहुत दोस्तों झुंझुनू में, इसके अलावा नागौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, और जालौर में, और सिरोही में, और जोधपुर में, और सिरोही में आदि राजपाली आदि राज्यों में दोस्तों राजस्थान का मरुस्थल फैला हुआ है। यह आपको नक्शा जूम करके दिखा दिया गया है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। ये बड़े पठार जैसे दिखाई देते हैं, जिसे जिसे होल बेक कहा जाता है दोस्तों। होल बेक का आकार जब पहाड़ियों जैसा हो जाए तो इसे इसे द्राक्ष कहते हैं दोस्तों, और द्राक्ष को होल बेक का पुनः अपर्दन होता है एवं चट्टाने अवरोधी भाग पुनः पुनः दिखाई देने लग जाता है। ऐसी स्थलाकृति को क्वेस्टा कहते हैं दोस्तों। राजस्थान में ऐसे टीले कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? बूढ़ा पुष्कर अजमेर में मिल जाएंगे, त्रिवेणी धाम सापुरा मिल जाएंगी, भूलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाएंगे, जोबनेर जयपुर मिल जाएंगे, आदि जगह मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो अगला बालू का स्तूप आएगा दोस्तों, तार बालू का स्तूप। ये रेत के टीले जिसकी वायु की दिशा में एक से अधिक अधिक भुजाएं निकली हुई होती है, उन स्तूपों को उन स्तूपों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तारा स्तूप कहा जाता है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, तारा स्तूप का चित्र जो मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है दोस्तों। उसके बाद की बात करूं तो राजस्थान के सर्वाधिक जैसलमेर में, मोहनगढ़ पोखरण में दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, तार बालू का स्तूप जैसलमेर की पोखरण क्षेत्र में मिलेंगे। गंगानगर सूरतगढ़ में मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा ये रेत के टीले विशेषकर हम्मादा मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में नेटवर्क रेत के टीले बताऊं तो ये रेत के टीले के अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य पैराबोलिक रेत के टीलों के मध्य स्थित होते हैं। तब इनकी तब इनकी तब इनकी इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर हनुमानगढ़ में मिलेंगे दोस्तों। बीकानेर हनुमानगढ़ झुंझुनू में मिल जाएंगे नेटवर्क रेत के टीले। और राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार भी पूछ सकता है दोस्तों। हम्मादा मरुस्थल, विश्व में 3 प्रकार के मरुस्थल मिलेंगे आपको, एक हम्मादा मरुस्थल, एक रेग मरुस्थल, और एक अर्ग या दुर्ग मरुस्थल दोस्तों। हम्मादा जो मरुस्थल है वो पूर्णतया चट्टानी मरुस्थल होता है, जो जोधपुर और जालौर मिलेगा दोस्तों। ये जो मरुस्थल का प्रकार है दोस्तों, ये शायद आपको विदित हो तो ये आकृति के आधार पर होता है, किस प्रकार की संरचना होती है उसकी, किस प्रकार की उसकी भौतिक भू आकृति होती है, उसके हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं मरुस्थल को, हम्मादा, रेत और अर्ग या दुर्ग मरुस्थल। तो हम्मादा मरुस्थल पूर्णतः चट्टानी मरुस्थल होता है, जो जोधपुर और जालौर मिलेगा आपको दोस्तों। दूसरा है रेग बालू का स्तूप, जो कि पथरीला या मिश्रित मरुस्थल होता है, जो पथरीला या मिश्रित मरुस्थल होता है दोस्तों। बाड़मेर और पाली में होता है दोस्तों। ये है बाड़मेर और पाली में होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करूं तो अर्ग या दुर्ग बालू का स्तूप पूर्णतया रेतीला मरुस्थल होता है दोस्तों, जो कि सीमावर्ती जिलों में मिलता है। उसके बाद की बात करूं तो राजस्थान के बालू के स्तूपों के प्रमाणित प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से है दोस्तों? स्तूपों का प्रतिशत और प्रभावित क्षेत्रों का प्रतिशत। स्तूपों का प्रतिशत 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 100%। बालू का स्तूप रहित क्षेत्र मरुस्थलों की समस्या में रहित क्षेत्र होता है दोस्तों। इसके अलावा जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं वो अरावली के पूर्व में स्थित 11.5%, 19.5 अरावली वाले क्षेत्रों में, 18.6 अरावली की पश्चिम में, और 8.9% सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद में मैं आज के अंतिम प्रश्न पूछा हूँ दोस्तों, जहाँ पर मरुस्थल की कुछ विशेषताएं दी गई है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं दोस्तों, धात्विक खनिज मिलते हैं, और जैविक कोयला और पेट्रोल मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पश्चिम मरुस्थल में वनस्पति घास व कंटीली वनस्पति मिलती है दोस्तों। यहाँ पर वनस्पति घास, अगर आपकी बात करूँ मरुस्थल की, तो यहाँ पर खनिज तो मिलेगा आपको, अधात्विक खनिज मिलेंगे, जैविक खनिज मिलेंगे, कोयला और पेट्रोल मिलेगा आपको। वनस्पति की बात करूँ तो घास व कंटीली वनस्पति मिलेगी आपको पश्चिम मरुस्थल में।
जलवायु की बात करूं तो जलवायु आपको शुष्क व अर्ध शुष्क दोनों मिलेगी दोस्तों, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों मिलेगी दोस्तों। वर्षा की बात करूं तो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है दोस्तों यहाँ पर। सिंचाई की बात करूं तो नहरों द्वारा होती है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर, दो नहरें हैं हमारे मरुस्थल को सिंचित करने के लिए दोस्तों। गंगा नहर का निर्माण वर्ष 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, जो कि बीकानेर रियासत का महाराजा हुआ करता था, जो कि अगर आपको विदित हो तो भारत जो अंग्रेजों के द्वारा 3 गोलमेल सम्मेलन करवाए थे उनमें भाग लिया था दोस्तों। और और तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने। उसी गंगा सिंह ने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया था दोस्तों, मसीतावली हेड से लेकर के बीकानेर बीकानेर तक। और दोस्तों एक इंदिरा गांधी नहर जिसका उद्घाटन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, जिसके द्वारा आज जिसको जिसको मरुस्थल की गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों, मरुस्थल की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, वह है हमारी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों, और इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है दोस्तों। सतलज नदी पर हरिके बैराज स्थित है, वहाँ से निकाली गई है दोस्तों। कभी हम पूरी कंप्लीट एक ट्रिक वाइज इंदिरा गांधी नहर पढ़ेंगे दोस्तों। आज बस इतना याद करो कि यह हरिके बैराज से निकाली गई है और ये गडरा रोड बाड़मेर तक फैली हुई है दोस्तों। और ये बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में फैली हुई है दोस्तों, हनुमानगढ़ तक चलती है दोस्तों। मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी यहाँ मिलेगी दोस्तों एंटीसोल व एरिडोसोल। एंटीसोल और एरिडोसोल मिट्टी मिलती है दोस्तों हमारे मरुस्थल में। पशु की बात करूं तो भेड़, बकरी, ऊंट तथा गाय यहाँ पर प्रमुखता आपको मिलेगी दोस्तों। कृषि की बात करूं तो कृषि में मोटा अनाज मिलेगा आपको। और वायु की बात करूं और अगर दोस्तों अप्रदन की बात करूं तो सर्वाधिक वायु आपको अप्रदन जैसलमेर में मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम वायु अप्रदन आपको धौलपुर में मिलेगा दोस्तों, धौलपुर में मिलेगा। मरुस्थल में अत्यधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी है दोस्तों? पहली समस्या सेम की समस्या है दोस्तों, जो आपके एग्जाम सी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। सेम की समस्या अगर मैं बेसिक नॉलेज दूं आपको बिना इसको पढ़े, तो यह है कि जब से इंदिरा गांधी नहर आई है पश्चिम मरुस्थल में, तब से इंदिरा गांधी नहर का यहाँ के लोगों के द्वारा पानी का भयंकर तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। खेतों में जाते हैं बिना किसी संसाधन के, और जो नहर का पानी होता है उसको खोल आते हैं और अपने खेतों को फुल भरा रखते हैं। जब खेतों को फुल भरा जाता है तो उनके अंदर जो आपको पता ही होगा, आपको विदित ही होगा कि जो पश्चिम मरुस्थल है ये एक 33 सागर का अवशेष है। और 33 सागर का अवशेष होने के कारण पश्चिमी भाग में, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में जो मिट्टी है उसके नीचे दोस्तों लवणता, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक है। तो जब वो पानी से भरा हुआ खेत लबालब भरा होता है, उस वक्त उस खेत के अंदर निहित उस मिट्टी में घुला हुआ नमक, सोडियम क्लोराइड धरातल पर आ जाता है, जिससे ये यहाँ की जमीन धीरे धीरे दोस्तों दलदली और लवण युक्त होती जा रही है, जिससे यहाँ पर पैदावार धीरे धीरे कम हो रही है। इसे ही सेम की समस्या कहा जाता है दोस्तों। एक बार यहाँ पर लिखा हुआ पढ़कर सुनाऊं आपको, तो वो ये है दोस्तों कि जो यहाँ पर लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है दोस्तों, सेम की समस्या जिप्सम के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। और जिप्सम के कारण नहरों के आसपास का जल जब रिसाव के कारण, नहरों के आसपास जल रिसाव के कारण नीचे जिप्सम की परत पानी के नीचे जाने से रोकती है। जिप्सम की परत होती है वो पानी को नीचे जाने से रोक देती है दोस्तों। और जल उत्प्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। जब जिप्सम उस पानी को नीचे नहीं जाने देती है तो उत्प्लावन, जो मैंने आपको बताया, जो लवणता होती है वो ऊपर घूमने लग जाती है, उत्प्लावन हो जाता है दोस्तों। जिससे यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे लवणीय प्रकार की होकर बंजर हो रही है दोस्तों। जो मैंने पहले आपको समझा दिया है, कहीं ना कहीं वही लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और इसके बाद की बात करूं तो समस्या यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र है ये दोस्तों। और इसके बाद की बात करूं तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण कैसे हुआ दोस्तों?
तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का रीजन में शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में बताऊं तो मरुस्थलीकरण का यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों अच्छे शब्दों में। आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान में इसलिए हुआ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन वक्त में जब यहाँ पर हकरा और घग्गर जैसी नदियां बहा करती थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त, तो उस वक्त हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र था उस मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक उस मरुस्थलीय क्षेत्र में वो क्षेत्र पहले हरा भरा था, वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ थी। लेकिन जब हकरा और घग्गर नदियाँ सूख गई दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण, तो इन नदियों के सूख जाने के कारण और यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला थी वह इसके मरुस्थल के समानांतर स्थित होने के कारण हमारे राजस्थान का मरुस्थल उत्तरोत्तर बढ़ता गया। और आज जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है ऐसा भी नहीं था कुछ वक्त पहले, क्योंकि पहले यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं हुआ करती थी मरुस्थल में। अब तो फिर भी इंदिरा गांधी और गंगा नहर के आने के बाद हमारे मरुस्थल का प्रसार थोड़ा सा रुका है और यहाँ पर वनस्पतियाँ भी हरी भरी दिखाई देने लग गई है दोस्तों। इसके अलावा आपको और भी विदित बताऊं तो इसमें मरुस्थल के प्रसार क्यों बढ़ रहा है इसका, क्योंकि दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला पहले एक श्रृंखलाबद्ध रूप में हुआ करती थी। जब प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई उस वक्त ये एक श्रृंखलाबद्ध थी। लेकिन आपको पता हो तो आधुनिक युग में जब जब से आविष्कार हुए नए नए, तब से मशीनों के द्वारा इस अरावली को काट कर बहुत सारे दर्रे बना करके बहुत सारी रोड का निर्माण करके बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित करके और इस अरावली को एक अवशिष्ट पर्वतमाला बना दिया गया है दोस्तों। अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला बना देने के कारण जो इसका प्रसार है दोस्तों आजकल इसका अरावली के पूर्व में भी होने लग गया है मरुस्थल का। और मरुस्थल से उड़ाकर लाई जाने वाले रेतीली जो मिट्टी होती है जो कि किसी काम की नहीं होती, वह भारत के पूर्वी मैदान और हड़ौती के पठार तक भी पहुंच रही है दोस्तों। क्योंकि अरावली पर्वतमाला धीरे धीरे अवशेष रूप में बसती जा रही है, इसकी कमी होती जा रही है। और दोस्तों वनस्पति को जो अपन जैसे लोगों के द्वारा काट दिया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में आजकल जो नए नए तेल और जीवाश्म के कुएं खोद दिए जा रहे हैं, इस कारण से यहाँ पर वनस्पति विहीन क्षेत्र बनता जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर जो सीएम की समस्या उत्पन्न हो रही है इसलिए भी यहाँ की भूमि बंजर हो रही है और मरुस्थलीकरण उत्तरोत्तर बढ़ रहा है दोस्तों। इस प्रकार मैं अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि मरुस्थलीकरण का प्रसार रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए दोस्तों। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर आई है वहाँ के किसानों से एक स्पेशल अनुरोध है दोस्तों मेरा कि वे उसी प्रकार की फसलें उत्पादित करें जिनको पानी की कम आवश्यकता हो और वहाँ पर पानी के खेतों को पानी से भरकर नहीं रखा जाए, तो हो सकता है उनके क्षेत्र बचे रहेंगे। नहीं तो ऐसा वक्त भी आ सकता है जब जितनी आपको फायदा हुआ है उतना नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आज का वीडियो जरूर देखना और आपको अंत तक देखने के बाद ये जरूर बताना कि आपको अच्छा लगे, तो आगे से इन पीडीएफ को और भी अच्छा करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। और इसकी हूबहू पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों। अंत में आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण करना और हमारी समाज और संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा करना दोस्तों। अंत में जय हिंद, जय भारत।